तो जो हम लोगों ने पुरानी क्लासेस की थी, पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने कंडक्टिविटी क्या होती, एक मिनट, हाँ, कंडक्टिविटी क्या होती है इस बारे में पूरी बातचीत कर ली थी। एंड साथ ही साथ में हमने इन टॉपिक से भी डिस्कशन कर लिया था कि वो किस तरीके से वेरी होती है, और कॉलरॉश लॉ तक हम लोगों ने अपना काम ख़त्म कर लिया है। अब देखो उसके आगे हमें अभी अपना काम बढ़ाना है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि आप कंडक्टिविटी को किस तरीके से मेजर करते हो, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर कंडक्टिविटी। बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस तो नहीं बोलूँगी, बट टेक्नोलॉजी है। छोटे छोटे कंडक्टोमीटर्स आते हैं। आपको जिस भी सोल्यूशन में उसके मतलब जिस भी सोल्यूशन की अगर आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, आप उस सोल्यूशन में उन कंडक्टोमीटर्स को डिप कर देते हो और आपको कंडक्टिविटी तुरंत निकल कर हाथ में आ जाती है। बट कैसा है कि बेसिकली उस मशीन का वर्किंग मॉडल कैसा है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, उसका किस तरीके से काम करने का तरीका है, ये बेसिकली हम लोगों को अभी सीखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द कंडक्टिविटी यूजिंग अ प्रॉपर प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें, आज की क्लास में जो फिज़िक्स होता है, फिज़िक्स में आप लोगों का टॉपिक होता होगा आई थिंक करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो भी, उसमें व्हीटस्टोन नेटवर्क मीटर ब्रिज वाला टॉपिक रहता है। तो एक्चुअली ये जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, तो एक बात तुम हमेशा याद रखना, कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे कंडक्टिविटी का आप जो भी सिंबल, अलग अलग बुक वाले देखो अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं, है ना, हम लोग सिंबल में नहीं घुसेंगे, बट मान लेते हैं अगर सिंबल की भी बात की जाए तो बेसिकली कंडक्टिविटी होता क्या है कि आपके पास जो भी सेल कांस्टेंट है, आप उस सेल कांस्टेंट को डिवाइड कर दो किस चीज़ से, रेजिस्टेंस से, तो आपको क्या मिल जाएगी, कंडक्टिविटी मिल जाती है। बट द फैक्ट इज हम लोग रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे बड़ा मसला एक्चुअली यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के दौरान ही आ जाता है। हाउ आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। अब जैसे कोई वायर है तो वायर का रेजिस्टेंस तो चलो एक इंसान मान लेते हैं किसी तरीके से कैलकुलेट कर लेगा, बट यहाँ पे बात हो रही है एक एक्वस सॉल्यूशंस की। एक्वस सॉल्यूशंस में आप किस तरीके से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हो, सबसे पहली समस्या तो ये होती है, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो हमको ये देखना है कि समस्या से उभरेंगे कैसे। इस समस्या से उभरने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, क्योंकि जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, तो उस रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए आपको जिस एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी दैट इज कंडक्टिविटी सेल। अब उस कंडक्टिविटी सेल को समझते हैं, बट ध्यान रखना यहाँ पे फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल वर्क करता है, दैट इज व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज, ठीक है। अभी ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज कैसे काम करता है, उसका क्या प्रिंसिपल होता है ना, तो वो तो मैं तुम्हें बताने नहीं वाली हूँ। हम लोग डायरेक्ट उसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज, तो उस वक्त तुम लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, इसको यूज़ किया था। सबसे पहले मूव करते हैं कंडक्टिविटी सेल क्या होता है। तो देखो कंडक्टिविटी सेल मीन्स बहुत ही एक बेसिक सा सिंपल सा अरेंजमेंट, जिस सिंपल से अरेंजमेंट का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, वो क्या, कि आपके पास एक कंटेनर है लेट से। अब वो कंटेनर आप लोगों का हो सकता है इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब फॉर्म में भी हो, ये ऐसे, ठीक है। हो सकता है वो कंटेनर आप लोगों का इस तरीके से बीकर वाले फॉर्मेट में हो, और हो सकता है यही आपका कंटेनर एक इस तरीके की डिस्चार्ज ट्यूब वाले फॉर्मेट में हो। तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, कैसा भी दिख सकता है, बट जो बहुत मेनली जो चीज़ कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो ये वाला होता है, टेस्ट ट्यूब वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो किस शेप का दिखता है वो हमारा मेन कंसर्न नहीं है। चलो मान लेते हैं फिलहाल वो किसी भी शेप का दिखता हो, तो हमें उसकी शेप में नहीं घुसना है, हम लोगों को उसका एक बार प्रिंसिपल समझना है। कैसा रहता है, आप लोगों का जो ट्यूब रहती है उस ट्यूब के दो कोनों में, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं मैंने हॉरिजॉन्टल ट्यूब ली है एक, तो उसके जो ये दो एंड्स होते हैं, इन दो एंड्स में
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लैटिनम प्लेट यूज करते हैं। कौन सी प्लेट यूज की जाती है? प्लैटिनम प्लेट, ठीक है। अच्छा, प्लैटिनम प्लेट इसीलिए यूज की जाती है क्योंकि एक तो प्लैटिनम इनर्ट होता है, ये रिएक्शन के दौरान खुद कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करने लग जाता। अदरवाइज अगर तुम एक ऐसा इलेक्ट्रोड लोगे जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करने लग जाए तो उससे रिजल्ट्स तुम्हें नहीं लगता थोड़ा ऊपर नीचे आएंगे। इसीलिए हम लोग कैसे सेल लेते हैं, एक ऐसे सेल लेते हैं जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है। ओके, तो ये प्लैटिनम प्लेट है, ये यहाँ पे हम लोगों की प्लैटिनम प्लेट है। अच्छा, अभी प्लैटिनम प्लेट की बहुत इंपॉर्टेंट खास बात, तुम्हें याद होगा जब इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग शी के बारे में पढ़ रहे थे। शी यानी कि पता है ना क्या होती है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम यूज करते हैं किसी दूसरे का रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैलकुलेट मतलब किया जाता है। तो उसमें भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड थी, लेकिन उस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को पे हम लोग प्लैटिनम की जैसे एक प्लेट है उसके ऊपर हम लोग प्लैटिनम का पाउडर छिड़कते हैं, मतलब प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। बुक्स में कैसा लिखा रहता है? प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट? मतलब बेसिकली वो प्लेट किसकी बनी हुई है? प्लैटिनम की बनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी उस प्लैटिनम की प्लेट के ऊपर एक और कोटिंग की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस के वाया, किस चीज की? प्लैटिनम की। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट यूज करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, वो किए कि सरफेस एरिया को वो क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। प्लैटिनाइज करने का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया को वो इंक्रीज करता है। प्लैटिनम को तो हमको वैसे भी यूज करना था, राइट? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है आप लोगों की रिएक्शन में इनर्टनेस, कंडक्टर तो चाहिए ना जहां से आप लोग ये सब डिटेक्ट विटेक्ट कर सको, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सके, आयंस फ्लो हो सके, व्हाटएवर। बट बेसिकली आपको एक चाहिए तो मीडियम, तो वो मीडियम है। बट प्लैटिनाइज्ड आपने क्यों यूज किया? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। ये आप लोगों के पास मान लेते हैं वायर है, ठीक है। प्लैटिनम की वायर होती है और ये इस तरीके से ऊपर मैंने इनको कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। अभी फिलहाल ये इस तरीके से हम लोग ओपन रखते हैं इसको। अच्छा, अब आगे क्या होता है? इसी को बस हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। अब तुम्हें मान लेते हैं कल को किसी NaCl नामक एक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लेते हैं तुम्हें NaCl नामक एक सोल्यूशन है, तुम्हें उसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो तुम क्या करो? इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, ये जो स्पेस आपको दिख रही है ना, इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आप क्या करो? सोल्यूशन को फिल कर दो। आप क्या करो? इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर सोल्यूशन को क्या कर दो? फिल कर दो। जब आप इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर सोल्यूशन को फिल करोगे तो ये जो कंडक्टिविटी सेल है ये हेल्प करेगा हमारी आगे जाके कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। कैसे करेगा वो मैं नहीं बता रही हूँ, बट ये इस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम सोल्यूशन भर सकते हैं। तो होता कैसा है? जिस वक्त तुम्हें जिस सोल्यूशन का कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है उसको तुम यहाँ पे ओपन करके फिल करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बट जो बेसिक अरेंजमेंट है क्या कि ग्लास ट्यूब, उसके अंदर प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट्स लगी हुई हैं। एक एंड आपके एनोड के जैसे बिहेव करेगा और जो आपका दूसरा एंड है वो किसके जैसे बिहेव करेगा? कैथोड के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। प्लैटिनम वायर्स हैं पूरी तरीके से, है ना। अब हाँ, जरूरी नहीं है कि ये वाली वायर ही प्लैटिनम की हो, क्योंकि प्लैटिनम बहुत महंगा होता है, उसको दूसरी वायर भी यूज कर सकते हैं। बट हाँ, इतना पार्ट एक्चुअली आपका प्लैटिनम का होना आवश्यक है, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है हमने क्या मान लिया है? L। क्यों माना है L? तुम तो जानते ही हो, सेल कांस्टेंट के लिए मुझे इसकी नीड पड़ेगी। और ये जो आपकी प्लेट है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना मान लिया हम लोगों ने? A। क्लियर है? ओके। सो दिस इज बेसिकली अ कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल कुछ नहीं होता है, एक बेसिक सा साधारण सा आपका बहुत ही ग्राउंड लेवल का एक अरेंजमेंट होता है, जिस अरेंजमेंट में आप लोगों के पास प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उनके बीच में आप अपने अकॉर्डिंग जब भी आपको जैसी भी नीड हो आप वो सोल्यूशन भर सकते हो, है ना। अब एक बार बुक में देख लेते हैं कि तुम्हारी बुक वाला कंडक्टिविटी सेल को किस तरीके से बता रहा है। कंडक्टिविटी सेल को लेकर अलग से कोई टॉपिक NCERT में तो नहीं दिया है, हाँ, बट ये अपनी जो स्टेट बोर्ड की किताब है इसमें अलग से दिया है। तो जो NCERT ऑफिस जिनका CBSE बोर्ड होगा उन लोगों को कंडक्टिविटी सेल को लेकर अलग से कोई टॉपिक क्रिएट होकर नहीं मिलेगा, उनको जो है सो है उन लोगों का। अच्छा नहीं, उनको भी कंडक्टिविटी सेल है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं रहा। तो कंडक्टिविटी सेल कुछ इस तरीके का तुम्हारी स्टेट बोर्ड वाली किताबों में दिया है कि एक बीकर रहता है, बीकर के अंदर ये देखो क्या लगाया है, प्लैटिनम की प्लेट्स लगाई हुई हैं, बट बेसिकली ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट होती हैं,
ठीक है, सिर्फ प्लेटिनम प्लेट्स नहीं होती, ठीक है। और जिस तरीके से बताया था कि ट्यूब के अंदर ये अरेंजमेंट होगा, तो जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उन लोगों को ये आता है कि ड्रॉ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी पेपर के लिए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आप लोगों का जो भी कंडक्टिविटी सेल। लेकिन यही सेम चीज अगर मान लेते हैं किसी सीबीएसई बोर्ड वाले को आती है, तो उसको ये डायग्राम वो डेफिनेटली बना सकता है, क्योंकि ये डायग्राम भी उनकी किताब में है, बट उनके डायग्राम में एक और मतलब बुक में एक और डायग्राम है जो कि मैंने नहीं बनाया था अभी, ये इस तरीके का, ये वाला डायग्राम, ठीक है, कि ये रहता है। एनसीईआरटी को एक बार ओपन करोगे तो तुम लोगों को आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। सेक्शन 3.41 में आपको ये चीज मिल जाएगी। अब ध्यान देते हैं, अब ये तो हम लोगों ने कंडक्टिविटी सेल के बारे में पढ़ लिया। अब ध्यान रखोगे इसमें क्वेश्चंस कहाँ से क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो आपके पास प्लेटिनम की जो प्लेट्स थी, आपने उनको कोट किया है किसके साथ, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक के साथ, ठीक है, इसके ये आपने किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा, यहाँ से कोई भी पूछ सकता है वाई, मतलब ये वाली चीज आखिर आपने की क्यों है, आपको नीड क्या पड़ गई है इस चीज को प्लेटिनाइज प्लेटिनम करने की। तो एक्चुअली में इसकी नीड ये है कि ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ये वाली चीज हम लोग ऑलरेडी शी में भी बातचीत कर चुके हैं कि कैसे वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, बट सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है आप लोगों का। अब बात ऐसी है कि जैसे टैल्कम पाउडर आता है डब्बों में भरकर, तो क्या उसी तरीके से हम लोग प्लेटिनाइज पाउडर को भी मार्केट से खरीद कर ले आते हैं और उसको वो प्लेटिनम प्लेट के ऊपर छिड़क देते हैं क्या? नहीं। तुम्हें जैसे कि पता होगा, जो गोल्ड स्मिथ होता है यानी कि सुनार ज्वेलरी वाले, उनके पास अगर तुम कोई चांदी का लेट से ऑर्नामेंट लेकर जाते हो और उनको ये कहते हो कि आप इसके ऊपर पानी चढ़ा दो सोने का, मतलब एक्चुअली में वो ऑर्नामेंट चांदी का ही रहेगा, बट वो उसका अपीरियंस कलर कौन सा आ जाएगा, सोने का। कैसे करता है वो? इलेक्ट्रोलिसिस के वाया करता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है उस चांदी के और ऑर्नामेंट की, और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है। तो सिमिलरली अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि आपके पास चाहे शी वाला एक्सपेरिमेंट करो या कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, आप लोगों के पास ये आप चढ़ाते कैसे हो, मतलब किस तरीके से प्लेटिनाइज प्लेट के ऊपर में आप क्या करते हो, ये वाली चीज प्लेटिनम का लगाते हो। तो एक्चुअल में इस चीज को भी कैसे अचीव किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर कोई तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में कि आप लोगों की कौन सी मेथड यूज की जाती है, ठीक है। आपको अगर एक फाइनली प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट बनानी है या फिर प्लेटिनम ब्लैक अगर आपको लगाना है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, ये यहाँ से एक एमसीक्यू क्रिएट करके आ जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्ट्रोलिसिस करते किसकी हैं, मतलब को क्या लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगी कि वो जो चांदी का ऑर्नामेंट है वो सोने का दिख रहा है, बट कैसे दिख रहा है, कुछ तो सोल्यूशन भरता होगा ना सुनार। तो वैसे ही यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन लिया जाता है जिसके थ्रू आप लोगों का ये जो प्लेटिनम की प्लेट है इसके ऊपर ये आपका पर्टिकुलरली क्या लग जाता है, बताओ, आकर प्लेटिनम लग जाता है। तो हम लोग यूज करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। बहुत ही प्यारा कलर होता है यार इसका, मैं क्या बताऊं, एकदम ऑरेंज कलर का, डार्क ऑरेंज कलर, जैसे रसना कैसा दिखता है प्यारा सा, एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है। फॉर्मूला इसका होता है H2PtCl6। तो इस फॉर्मूले के अंदर देखो प्लेटिनम जो दिख रहा है ना, बेसिकली यही डिपॉजिट होता है। किस तरीके से डिपॉजिट होता है, क्या मैकेनिज्म फॉलो होती है, वो हम लोगों का पार्ट नहीं है, बट बहुत ही प्यारा है। अगर गूगल करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि कितना प्यारा ऑरेंज कलर दिखता है। तो ये जो पूरा, अच्छा, उसके बाद जिस भी सोल्यूशन का आपको आगे जाके कंडक्टिविटी निकालना है, उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। उस सोल्यूशन का पहले रेजिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है, कंडक्टिविटी नहीं निकाली जाती। उस सोल्यूशन का क्या निकाला जाता है, रेजिस्टेंस निकाला जाता है। और रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग फिर आगे फॉर्मूले में पुट करते हैं कि कंडक्टिविटी इक्वल्स टू आपका सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, फिर वहां से कंडक्टिविटी आ जाती है। बट उसके लिए हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ है, पहला क्वेश्चन तो देखो यहाँ से ये क्रिएट हो गया, ड्रॉ द डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये क्रिएट हो सकता है, एक्सप्लेन कंडक्टिविटी सेल। तो अगर एक्सप्लेन कंडक्टिविटी सेल आया तो डायग्राम तो तुमको बनाना ही है, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या बनाएंगे, यहां से लेकर यहां तक ये बन जाएगा, यहां से लेकर यहां तक इसको अपना पॉइंट नंबर 1 बना लेना।
है ना। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पॉइंट नंबर 2 बना लेना, और यहाँ से लेकर आप लोगों का पॉइंट नंबर 3 बना लेना। चौथा पॉइंट आप अपना काय का कर लेना, डायग्राम का कर लेना, ठीक है। और अगर यही सेम चीज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है तो वो लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में बस एक चीज चेंज करेंगे, वो क्या रहेगा, डायग्राम। जो उनके एनसीईआरटी किताब में दिया गया है वो वाला डायग्राम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब बात आती है, जैसे कि मैंने अभी कहा, ये कंडक्टिविटी सेल को हम यूज करेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज क्या है कंडक्टिविटी सेल का? कंडक्टिविटी सेल का ये है कि हमको रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टिविटी होना। क्या कंडक्टिविटी सेल से डायरेक्ट कंडक्टिविटी आ जाएगी क्या? नहीं, हम लोगों को इस कंडक्टिविटी सेल से पहले रेजिस्टेंस निकालना है। किसका रेजिस्टेंस निकालोगे? जिसकी कंडक्टिविटी ढूंढनी ना, फॉर एग्जाम्पल कल को देवेन का आएगा, उसको NaCl सोल्यूशन की कंडक्टिविटी ढूंढनी है, तो वो NaCl का पहले रेजिस्टेंस ढूंढेगा, फिर उस NaCl के रेजिस्टेंस को ढूंढ लेने के बाद ये जो तुम लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है ना यहाँ पे, कौन सा, ये टॉप में मैंने जो लिखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेगा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेगा और कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो बेसिकली कंडक्टिविटी सेल में उस सोल्यूशन को भरा जाता है जिसकी कंडक्टिविटी ढूंढनी है, बट डायरेक्टली आप कंडक्टिविटी नहीं ढूंढ पाते हो, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट रेजिस्टेंस, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट रेजिस्टेंस। आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। हम लोग पहले इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? सोल्यूशन का रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। अभी तक तो हमने ये सुनते आए हैं बचपन से कि जो वायर टाइप की चीजें होती हैं रेजिस्टेंस से उसका निकाला जाता है, सोल्यूशन का कब निकाला जाता है यार? रेजिस्टेंस। तो एग्जैक्टली हम लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन का ही रेजिस्टेंस ढूंढना है। यही हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, सोल्यूशन का रेजिस्टेंस ढूंढना। क्यों, क्या दिक्कत है? रेजिस्टेंस पहले ढूंढते कैसे हैं ये तो हमको पहले पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि सोल्यूशन का रेजिस्टेंस ढूंढना है, चलो मैडम वो तो एक दूसरी बातचीत है। आपको अगर नॉर्मली एक इंसान पूछे कि एक वायर का आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है तो आप कैसे बताओगे? तो एक्चुअली में हम लोगों को अगर रेजिस्टेंस ढूंढने को कहा जाए तो रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं? व्हीटस्टोन नेटवर्क मीटर ब्रिज। वो जो मैंने ऊपर नाम बताया था ना, व्हीटस्टोन नेटवर्क मीटर ब्रिज, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो तुम बोलोगे कि सेम उसी ब्रिज को आप यहाँ पे भी यूज कर लो, बराबर, और यहाँ पे यूज करो और आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का आप रेजिस्टेंस निकाल लो। तो देखो निकाला जा सकता है और बेशक हम इसी को यूज करने वाले हैं, ठीक है, बेशक हम इसी को यूज करने वाले। बट जो एक सबसे बड़ी समस्या आती है यहाँ पर व्हीटस्टोन नेटवर्क मीटर ब्रिज को यूज करते वक्त, जब तुम लोग फिजिक्स में या तो देखो पढ़ चुके हो या तो पढ़ोगे, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अभी फिजिक्स का क्या कैसा चल रहा है। अगर अभी कोविड नहीं होता, कॉलेज में प्रैक्टिकल्स हो रहे होते, तो तुम लोगों को डेफिनेटली ये वाला प्रैक्टिकल कॉलेज में कराया जाता है, ठीक है। अभी मैं जो बातचीत तुम्हें बताने वाली हूँ ये सारी बातचीत कॉलेज में होती है, लेकिन अब सिंस ये वाली जो चीज है अब कॉलेज में तो परफॉर्म हो नहीं पाएगी, और ना ही अभी मान के चलते तुमने फिजिक्स पढ़ा है, तो तुमको सिर्फ 2 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने। पहला पॉइंट ये कि जब भी हम लोग रियलिटी में व्हीटस्टोन नेटवर्क मीटर ब्रिज को यूज करते हैं तो उस ब्रिज को यूज करते वक्त हम लोग कुछ ना कुछ उसको करंट का सप्लाई देता है, ठीक है। यूज कर रही हूँ मैं उसको, मुझे उसको करंट देना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर तुम फैन यूज कर रहे हो तो तुम्हें फैन को चलाने के लिए करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब मान लेते हैं आपने करंट प्रोवाइड किया, तो जो हम एक्चुअल में व्हीटस्टोन नेटवर्क मीटर ब्रिज को जो करंट देते हैं वो डीसी करंट होता है, ठीक है। व्हीटस्टोन नेटवर्क मीटर ब्रिज को जो एक्चुअल में करंट दिया जाता है वो कौन सा करंट होता है? डीसी। 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा एसी करंट, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, याद आ रहा है? हाँ, तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे जो इसको करंट देते हैं दैट करंट इज आप लोगों का डीसी करंट। व्हीटस्टोन को क्या दिया जाता है? व्हीटस्टोन को नॉर्मल तरीके से फिजिक्स में अगर आप ये काम कर रहे होते तो आप डीसी करंट दे रहे होते, है ना। अच्छा, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि हम लोग आयोनिक सॉल्यूशंस को डीसी करंट के साथ नहीं जोड़ सकते, है ना। हम लोग ऐसा कोई व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज नहीं बना सकते, है ना, जिसमें आयोनिक सॉल्यूशंस भी हो और साथ ही साथ में आपके डीसी करंट भी हो। मतलब वी कैन नॉट कंबाइन आयोनिक सॉल्यूशंस। आयोनिक सॉल्यूशंस मतलब जिसकी हम लोगों को कंडक्टिविटी निकालनी है विथ डीसी सप्लाई। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी आपके एक आयोनिक सॉल्यूशन को डीसी सप्लाई मिलता है, आयोनिक सॉल्यूशन मतलब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स तो होंगे ही होंगे, है ना। ये यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ होगा।
अगर आप इसको डीसी सप्लाई दोगे तो डीसी सप्लाई देने से बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी सोल्यूशन है वो सोल्यूशन तुम्हें नहीं लगता डीसी सप्लाई मिलते बराबर वो क्या हो जाएगा, वो नहीं लगता कैटायन उसके अलग हो जाएंगे, उसके अनायंस अलग हो जाएंगे, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होने लगेगी, इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस होने लगेगी। इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई यार, तो हमारा काम था रेजिस्टेंस मेजर करना, कंडक्टिविटी मेजर करना। हे भगवान, पूरा सोल्यूशन ही हमारा बदल जाएगा, क्योंकि हम तो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करना चाह रहे हैं ना कि उसके वो आयंस फायंस या जो भी हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होने की वजह से आपका जो सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब जैसा वो ओरिजिनली था वो ओरिजिनली वैसा नहीं रहेगा, उसकी वो कंपोजिशन क्या हो जाएगी बताओ, चेंज हो जाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या कि व्हीटस्टोन नेटवर्क मीटर ब्रिज को चाहिए होता है, बताओ क्या, डीसी, है ना। और अगर हमने डीसी का इस्तेमाल किया तो बोलो क्या होगा, अगर हमने डीसी का इस्तेमाल किया तो बोलो क्या होगा, वो सोल्यूशन की कंपोजिशन को चेंज कर देगा। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप एसी यूज कर लो। चलो ठीक है, हमने ये वाली समस्या को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा, हमने क्या कर लिया, ये वाली समस्या सॉल्व कर ली कि हमने एसी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर लो। अब दिक्कत ये है, ये सबसे बड़ी, कि आपकी जो दूसरी समस्या है वो एक और, वो क्या है कि जिस तरीके से नॉर्मल जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज होता है ना, नॉर्मल व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, वो नॉर्मल व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज देखो ऐसा दिखता है, मतलब यहाँ पे एक वायर के बाद रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक और वायर, ठीक है, वायर के बाद एक और रेजिस्टेंस, एक मिनट, ये एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, ऐसे टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं। और फिर यहाँ पे एंड पॉइंट्स लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऐसे एंड पॉइंट्स होते हैं, इन एंड पॉइंट्स के बीच में जो भी की वी हमको लगानी है वो सब होता है। बीच में गैल्वानोमीटर जी होता है ना, और एक हमारे पास जॉकी होती है, वो सब मैं उतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, फिजिक्स में आप पढ़ोगे। दिक्कत ये है कि जो नॉर्मल व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है उसमें सारी चीजें वायर्स की होती हैं, है ना, और रेजिस्टेंस होते हैं। अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे तुम वायर की जगह एक सोल्यूशन को कैसे लगाओगे, मतलब डीसी वाली समस्या को हमने ठीक कर लिया, हमने इसको करेक्ट कर लिया। कैसे करेक्ट कर लिया, वी यूज एसी, आप डीसी की जगह एसी यूज करो। लेकिन वायर्स को हटाकर तुम किस तरीके से एक सोल्यूशन, क्योंकि हमारा एम क्या है, सोल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना, मैं वायर की जगह यार सोल्यूशन कहां से लाऊंगी। मतलब जो सेकंड हमारे सामने बहुत बड़ी सी समस्या खड़ी हुई है सामने, वो ये कि आप एक सोल्यूशन की मदद से सर्किट कैसे बनाओगे, है ना। सोल्यूशन कैनॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज, ब्रिज मतलब वो जो मैंने ऊपर में तुम्हें डायग्राम दिखाया था ना, वो आप उस डायग्राम में आप उस ब्रिज को क्या नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते, लाइक अ वायर। जैसे आप वायर्स को कितने आसानी से कनेक्ट कर पा रहे थे, आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। अब क्या करें, इस समस्या को हम लोग किस तरीके से समाधान लेकर आए, इसका करेक्शन। तो इसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंडक्टिविटी सेल। मतलब वायर्स हम लोग अटैच कर नहीं रहे, सोल्यूशन अटैच कर नहीं सकते, तो अब हम क्या करें। तो इसीलिए हमने कहा कि काम करते हैं, हम लोग कंडक्टिविटी सेल को लेकर आते हैं। और कंडक्टिविटी सेल को जब हम लेकर आते हैं तो देखो कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम आपको दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है डायग्राम, ये देखो, ये इस तरीके का। ठीक है, ये इस डायग्राम में क्या दिख रहा है तुम लोगों को, जैसा मैंने बनाया था कि आपका एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ये नॉर्मल वायर्स की मदद से कनेक्ट हुआ है। बट जो चौथा रेजिस्टेंस है, इस चौथे रेजिस्टेंस की जगह देखो क्या यूज की गई है, ये एक वायर, ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी वायर, और ये दूसरी वायर किससे कनेक्टेड है, आप लोगों के देखो ये इलेक्ट्रोड्स मतलब कंडक्टिविटी सेल से कनेक्टेड है। और कंडक्टिविटी सेल को फिर हमने किसके अंदर डिप करके रखा है, एक बीकर के अंदर, जिसके अंदर सोल्यूशन वगैरह सब है। तो बेसिकली इस तरीके का अरेंजमेंट हमें किया जाता है। और साथ ही साथ में हम लोग कौन सा सोर्स यूज करते हैं, एसी सोर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोर्ड्स में कि आप जब व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को आप जब यूज करते हो तो आपको कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ती है अगर आप व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज की मदद से रेजिस्टेंस निकालने जाओ सोल्यूशन का। तो 2 समस्याएं होती हैं, पहला एसी वाली और दूसरा आप वायर्स की जगह सोल्यूशन को कैसे सर्किट में लगाओगे,
है ना। तो वायर एसी वाली डीसी वाले को हमने कैसे ठीक किया, एसी यूज कर लो, और वायर की समस्या को हमने कैसे ठीक किया, कंडक्टिविटी आप क्या कर लो वहां पे ठीक कर दो, कंडक्टिविटी सेल यूज कर लो, बस खत्म। ये दोनों समस्या हमारी सॉल्व, ठीक है बराबर। अच्छा, ये दो समस्याएं तो हमारी रिजॉल्व हो गई, ठीक है। अब इन्हीं दोनों समस्याओं के ऊपर कुछ पूछा जा सकता है थ्योरी में कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू विल फेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन डिफिकल्टीज के बारे में जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब है, देखो मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा इन्होंने डिफिकल्टीज के बारे में जिक्र किया, बट एनसीईआरटी में इस बारे में जिक्र हुआ है। तो डेफिनेटली उन लोगों को ये सवाल एकदम पूछा जा सकता है एकदम उससे, ठीक है, कि कब कहाँ कैसे क्या। तो इन दैट केस आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। उन लोगों को क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टू डिफिकल्टीज, जहां तुम लोग ये डायग्राम देखोगे ना एनसीईआरटी पेज को खोल के, जस्ट उसी के ऊपर वाले पैराग्राफ पे तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। अच्छा, अब एक और समस्या है, सुनो, वो समस्या ज्यादा गंभीर है। गंभीर ये है कि जो मान लेते हैं किसी तरीके से तुमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगी कैसे हम लोग करते हैं रियलिटी में, ठीक है, बट मान लेते हैं तुमने किसी तरीके से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेने के बाद, ठीक है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेने के बाद आप मुझे एक बात बताओ कि कैसे आप वहां पे सेल कांस्टेंट निकालोगे, कैसे आप कैसे सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे। सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको एल चाहिए और ए चाहिए। एल मतलब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस। अब जो रियलिटी में आप लोगों का कंडक्टिविटी सेल होता है ना, रियलिटी में उस रियलिटी वाले कंडक्टिविटी सेल के हालात बताओ कैसे होते हैं। रियलिटी वाला जो कंडक्टिविटी सेल होता है उसमें एल जो होता है ना, दो इलेक्ट्रोड्स बहुत ही एक दूसरे के क्लोज होते हैं, आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते दोनों के बीच के गैप का। अच्छा, रही बात ए की, तो ए जो रहता है क्रॉस सेक्शन एरिया, आप वो भी कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो भी आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एल और ए का जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो एक्चुअल में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का रहता है एक्चुअली, वो रीज़न कि अरे यार हम लोगों के पास तो करेक्ट प्रॉपर तरीके से मेजर करने के लिए तो देखो कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब हम क्या करें। अच्छा, फिर ऐसे में अब क्या करें, तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस तो मेजर हम कर लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस मेजर करने के साथ साथ वो जो L बाय A का रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट करें। अच्छा, उसमें भी मैं ये बता देती हूँ, ठीक है, कि ये जो एक बार अगर आपने L बाय A का रेशियो लेट से कैलकुलेट कर लिया एक पर्टिकुलर सेल के लिए, एक पर्टिकुलर सेल के लिए अगर आप सोल्यूशन है ना चेंज करते हो, तो सोल्यूशन को चेंज करने से आप लोगों का SL कांस्टेंट का जो वैल्यू है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। वो जो एक बार है सो है, वो फिक्स है सो है। तो अगर मान लेते हैं एक बार तुमने किसी तरीके से उस पर्टिकुलर सेल का क्या कर लिया, बोलो, कंडक्टिविटी सेल का आपने क्या कर लिया, L बाय A वाला जो रेशियो है वो कैलकुलेट कर लिया, तो जिंदगी भर जब तक वो सेल तुमने तोड़ा फोड़ा नहीं है तब तक उस सेल के अंदर वो जो पर्टिकुलर L बाय A का रेशियो है, सेल कांस्टेंट जो है, वो आप लोगों का क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है, वो फिक्स रहेगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप सेल को खोलो, उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड दिख रही होंगी उनके बीच का आप डिस्टेंस नापो, है ना, उनका जो छोटी छोटी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होंगी उनका एरिया निकालो। ये बहुत ही अनरिलायबल मेथड है, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग L बाय A। अगर तुम्हारा ये दिमाग चल रहा है कि L, ये हम लोग पूरा उस मशीन को ओपन करेंगे और मशीन को ओपन करने के बाद हम लोग स्केल लेकर आएंगे नटराज का, और स्केल लेकर आकर फिर उसको कैलकुलेट मेजर करेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो दिस इज अ बकवास, ठीक है, ये एक पूरी तरीके से बकवास है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर अब ऐसे में तो आप जब हमको स्केल से मेजर नहीं करने दे रहे हो L, जब स्केल से मेजर नहीं करने दे रहे हो A, तो हम लोग कैसे निकालें बताओ फिर, है ना। तो एक्चुअली में अब दिक्कत ये आती है दो, कि सेल कांस्टेंट भी निकालना है, रेजिस्टेंस भी निकालना है, फिर दोनों को डिवाइड करके फिर कंडक्टिविटी आएगी। तो अब ऐसे में हम इन दो समस्याओं को देखो निजात इनसे कैसे पाते हैं। सबसे पहली समस्या, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, आप व्हीट स्टोन नेटवर्क ब्रिज का प्रयोग करें। प्रयोग करते वक्त बस इस बात का ध्यान दीजिए कि डीसी की जगह एसी का प्रयोग होगा
और साथ ही साथ में क्या कह रही थी मैं, दूसरा पॉइंट आप लोगों का, व्हाट आई एम गोइंग टू से, कंडक्टिविटी सेल, है ना, कि वायर्स यूज नहीं कर सकते भैया, सोल्यूशन कैसे लगाएं, तो आप कंडक्टिविटी सेल यूज करिए, आ जाएगा। कैसे आएगा वो अभी हम सीखेंगे। पॉइंट नंबर 2, जब आपको सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आप फिर सेल कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे। सेल कांस्टेंट भी तो कैलकुलेट करना मैडम एक दिक्कत की बात है। तो इसे कैसे करें, इसके लिए सुनो क्या होता है। इसके लिए हम लोग जो तरीका अपनाते हैं उसको सुन के कंफ्यूज मत होना, अदरवाइज स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इसको सुनकर। पहला, हम एक ऐसा सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, यूजुअली वो सोल्यूशन जो हमारा होता है वो KCl होता है। KCl एक बहुत ही स्टैंडर्ड सोल्यूशन माना जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में, ठीक है। हम लोग एक सोल्यूशन लेते हैं KCl की अलग अलग कंसंट्रेशंस, मतलब 1 वाली कंसंट्रेशन, 0.1 वाली, 0.01 वाली, 0.001 वाली, ऐसी अलग अलग कंसंट्रेशंस के 4 KCl के मैं सोल्यूशन बनाती हूँ। एक्चुअल में जो लिटरेचर है, लिटरेचर में इस KCl की कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। इस पर्टिकुलर लिटरेचर में, जो भी लिटरेचर हमारे पास है, कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें दी हुई रहती है कि अगर आपने KCl का 1 मोलर सोल्यूशन लिया होता तो कंडक्टिविटी होती X, कंडक्टिविटी होती Y, कंडक्टिविटी होती Z, कंडक्टिविटी होती W, कोई ना कोई वैल्यू दी हुई रहती है। हम क्या करते हैं, इस KCl सोल्यूशन को उठाते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हम लोगों को ऑलरेडी नोन है, ठीक है। अभी हमारे पूरे आज की क्लास का एम क्या था, कंडक्टिविटी कैसे निकालें। बट आई डोंट नो, समहाउ जो पुराने जमाने के लोग थे उन्होंने लिटरेचर में इस KCl की कंडक्टिविटी आप लोगों को निकाल कर देकर गए हैं। तो हम इस KCl या फिर ऐसे और भी सोल्यूशंस होते हैं जिनके कंडक्टिविटी हमें पहले से ही पता है, उन सोल्यूशंस को हम उठाते हैं, ठीक है। उन सोल्यूशंस को लेकर जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं बोलो, उन सोल्यूशंस को हम लेकर जाते हैं किसके पास, उन सोल्यूशंस को हम लेकर जाते हैं, बोलो किसके पास, उन सोल्यूशंस को हम लेकर गए वही आप लोगों का व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज, है ना। अच्छा, अब वहां पे लेके गए व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज के पास। वो व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज जो है उसकी मदद से, मतलब हम रेजिस्टेंस वगैरह भी हम लोगों को सब पता हो जाता है कि इनका रेजिस्टेंस इतना है, ये है, वो है। फिर हम इस कंडक्टिविटी को और इस रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। क्या होता है बोलो फॉर्मूला, कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस, और क्या करते हैं इस तरीके से रेजिस्टेंस को और कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करके सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेल कांस्टेंट नंबर 1, सेल कांस्टेंट नंबर 2, सेल कांस्टेंट नंबर 3, सेल कांस्टेंट नंबर 4। मैंने अभी तुमसे क्या कहा था कि कभी भी कंसंट्रेशन चेंज होने से या फिर सोल्यूशन के चेंज होने से सेल कांस्टेंट को कोई असर नहीं पड़ता। तो जो 0.1 मोलर के लिए सेल कांस्टेंट आना चाहिए वही 1 मोलर के लिए भी आना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो सकता है, ह्यूमन एरर, मशीन एरर, तो हम इसीलिए फिर इन चारों का हम लोग क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, और यहां से हम लोगों को क्या मिल जाता है, एक आप लोगों का सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। सो बेसिकली सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, बेसिकली सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का एक ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसकी कंडक्टिविटी मुझे पहले से पता है, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी मुझे पहले से पता है, और जिसकी कंडक्टिविटी मुझे पहले से पता होती है ना। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज के पास जाते हैं और व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज को बोलते हैं भैया रेजिस्टेंस निकाल के दो, है ना, रेजिस्टेंस निकाल के दो। व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज आपको रेजिस्टेंस निकाल के देता है। फिर उस रेजिस्टेंस और उस कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, सेल कांस्टेंट की 4-6 वैल्यूज निकालते हैं। फिर सारी वैल्यूज का एवरेज कर लो तो वहां से आपको सेल कांस्टेंट मिल जाता है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आपको तो सेल कांस्टेंट भी नहीं पता तो आप सेल कांस्टेंट कैसे निकाल रहे हो, है ना, तो आप उसमें क्या बताओगे कि हम लोग सेल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको स्टेटमेंट क्या दोगे। तो सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे सोल्यूशन की मदद लेते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हम लोगों को पहले से एक्यूरेटली अलग अलग कंसंट्रेशन से पता है, ठीक है। तो वी यूज, यहां पे लिख देते हैं, वी यूज दोज सोल्यूशंस whose conductivity is accurately known to us, जिसकी कंडक्टिविटी हम लोगों को पहले से क्या होती है, known to us at different concentrations,
डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर हम लोगों को जिसकी कंडक्टिविटी पहले से पता होती है हम ऐसे सॉल्यूशंस को लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और ब्रैकेट में वहां पे लिख देना एग्जाम्पल के तौर पर आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ये जितना मैंने स्टेटमेंट लिखवाया ना, ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिटरमाइन सेल कांस्टेंट, हाउ विल यू डिटरमाइन सेल कांस्टेंट, तो ये उसका आंसर है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे। ब्रैकेट में लिखना ये एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, आंसर खत्म नहीं हुआ, फिर क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ केसीएल सोल्यूशन इज मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट यह हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखोगे, देन वी कैलकुलेट सेल कॉन्स्टेंट्स, वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, नॉट सेल कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हम ये क्या करते हैं, आप लोगों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद देन हम लोग उसका क्या कर लेते हैं, टेक एवरेज, उसके बाद हम लोग उसका क्या ले लेते हैं, एवरेज। तो इससे हम लोगों को क्या मिल जाता है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। मतलब सेल कांस्टेंट को अगर आपको ढूंढना है तो सेल कांस्टेंट को ढूंढने के लिए आपको ऑलरेडी एक ऐसा सोल्यूशन लेना पड़ता है जिसकी कंडक्टिविटी आपको पहले से पता हो। तो ये बन गया आप लोगों का इस छोटे से पैराग्राफ से ये इतना सा क्वेश्चन। अब बात ये आती है कि रेजिस्टेंस ही कैसे निकालते हैं। देखो, चाहे आपको सेल कांस्टेंट के लिए रेजिस्टेंस निकालना हो या फिर आपको नॉर्मली किसी अननोन सोल्यूशन के लिए भी रेजिस्टेंस अगर निकालना हो, अननोन, तो आप कैसे करोगे। तो आइडियली एक व्हीटस्टोन नेटवर्क मीटर ब्रिज का जो डायग्राम होता है ना, वो एक ऐसा डायग्राम दिखता है, ठीक है। जो आइडियली एक व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज होता है उसका डायग्राम आइडियली ऐसा दिखता है, और इस डायग्राम में R1, R3, R4 आपको सब पता है कौन है। R2 की जगह पर आप क्या यूज करते हो, कंडक्टिविटी सेल, जैसा कि मैंने ये नीचे दिखाया है। अच्छा, अब होता कैसे है कि जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो आप अपने फिजिक्स में डेफिनेटली आपने पढ़ा ही होगा कि R1/R2, ठीक है, नल पॉइंट पे ये इस तरीके की कंडीशन बनती है। कैसे बनती है फिजिक्स में सीखना है, अपॉन R4। R1 हम लोगों को पहले से क्या है बोलो, नोन है, ये वाली क्वांटिटी हम लोगों को नोन होती है। ये वाली क्वांटिटी R4 और ये R3 ये भी हम लोगों को नोन होती है। अब बात ये है कि आपको ढूंढना क्या है, R2, क्योंकि R2 ही तो आपका कंडक्टिविटी सेल है। तो यहां से R2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, R1 R4 अपॉन में कितना, R3। अब अगर किसी को R1 पता है, R4 पता है, R3 पता है, तो क्या वो R2 नहीं निकाल सकता, निकाल सकता है। और जैसे ही उसको उस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, वो बड़ी खुशी खुशी जाएगा किसके पास, कप्पा के पास। कप्पा को बोलेगा, ले सेल कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं। कैसे निकाल चुके हैं बोलो सेल कांस्टेंट, अब ये भी मैंने ऊपर बताया, केसीएल का यूज करके। और रेजिस्टेंस ये मैं अभी निकाल के लाया हूँ, R2, लो वैल्यू पुट करो, कप्पा तुम्हारी वैल्यू आ गई। सिंपल का सा काम है और कुछ भी नहीं। तो एनसीईआरटी में ये चीज तो बस इतनी दी हुई है कि इस तरीके से आप R1 R2 ये वो वगैरह वगैरह करते हो, लेकिन ये सब कैसा है, पुराना जमाना था। आजकल बहुत अच्छे अच्छे कंडक्टोमीटर आ गए हैं, आपको ये सब फालतू तामझाम करने की जरूरत नहीं है, पुराने जमाने का काम है। उस वक्त आपको जिसका भी कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टोमीटर उठाओ, सीधा उस सोल्यूशन में डिप करो, आपको एकदम पटाख से वो दे देता है रीडिंग। रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस से कप्पा निकालो, ये सब का तो काम है ही नहीं आजकल, लेकिन ये पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी है। लेकिन बात ये है कि मैडम हमको क्या पता कि R1 की कौन सी वैल्यू लें, R3 की कौन सी वैल्यू लें, R4 की कौन सी वैल्यू लें। तो वैसे तो ये फिजिक्स का काम है, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनसीईआरटी वालों को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इस एक्सप्लेनेशन से। बस एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बट स्टेट बोर्ड वालों को होना चाहिए क्योंकि बुक में ये चीज है। तो इनको देखो एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उन्हीं का डायग्राम उठाते हैं जो इनकी बुक में दिया है। ये दिया हुआ है आपको व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज का मॉडिफाइड डायग्राम, ठीक है। देखो क्या यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस यूज किए गए, 1 2 और यहाँ पे ये खुद 3 मतलब कंडक्टिविटी सेल। बीच में उन्होंने जो यूज किया है डी, जो आपको दिख रहा है डिफ्लेक्टर, ठीक है। अभी होता क्या है कि जब हम लोग असली का, सॉरी डिटेक्टर, हाँ डिफ्लेक्टर, ये डी कौन है, आप लोगों का डिटेक्टर। जब हम लोग एक्चुअल में आपका व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज जब हम यूज करते थे तो वहां पे हम गैल्वेनोमीटर यूज करते थे, बट अभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डिटेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। डिटेक्टर यूज करते हैं, ये कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका काम होता है चीजों को डिटेक्ट करके आपको बताना कि अच्छा वहां पर करके कि नल पॉइंट आया कि नहीं आया। अब ये जो वर्ड मेरे मुंह से निकला नल पॉइंट, अब ये नल पॉइंट क्या है, ये वाली चीज आप कैसा है,
फिजिक्स में सीखिएगा कि ये नल पॉइंट क्या होता है, इस पर मैं अभी बातचीत नहीं करूंगी। हमारे पास ये जो एरो दिख रही ना, ये एरो वाली चीज को हम लोग कहते हैं जॉकी, या फिर कई बुक्स में इसको स्लाइडर भी लिखा रहता है, बट फिजिक्स की बुक में आप लोग यूजुअली इसको जॉकी के नाम से देखोगे। और ये होती है आपकी वायर। आपका काम ये होता है, जॉकी को यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा जाता है और जॉकी को मूव कराया जाता है, मतलब घिसाते हैं। जैसे कई लोगों की आदत होती है पैर घिस घिस के चलते हैं जमीन पर, तो वैसे ही हम लोग जॉकी को घिसाते हैं। किसके ऊपर घिसाते हैं? उस वायर के ऊपर। और जॉकी की मूवमेंट कराते हैं यहाँ से यहाँ, मतलब लेफ्ट टू राइट कराते जाते डिटेक्टर को एक हाथ से देखते जाते हैं। हम एक ऐसा पॉइंट एक्चुअली ढूंढ रहे हैं इस वायर AB पर जहां पे डिटेक्टर कोई डिफ्लेक्शन ही शो ना करे। मतलब यूजुअली क्या होता है, आपके एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें या स्पीडोमीटर भी मान लो, डिफ्लेक्शन शो करते हैं ना कि अभी इतना, ये इतना, वो उतना। हमें इस वायर AB पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं जहां पे नो डिफ्लेक्शन आए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है वहां पे कोई भी करंट नहीं है। ऑब्वियसली अगर डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब वहां पे नो करंट है। तो बेसिकली हम एक नल पॉइंट ढूंढ रहे हैं। सो नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? आप लोगों का एक ऐसा पॉइंट उस वायर AB पर जहां पे करंट उस पॉइंट पर नहीं है। क्यों नहीं है इज नॉट माय पार्ट, वो फिजिक्स वालों का पार्ट है, बट हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पे वहां पे कोई करंट नहीं है, हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? अ पॉइंट ऑन वायर AB वेयर देयर इज नो वेयर नो करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, और एंड डिटेक्टर शोज व्हाट? नो डिफ्लेक्शन। तो क्या लिखोगे कि अगर किसी ने पूछा कि मान लेते हैं फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री में कि व्हाट इज नल पॉइंट, ये मान लेते हैं क्वेश्चन बन गया, तो इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे? द पॉइंट ऑन वायर AB, डायग्राम बना के दिखाना वहां पर, क्योंकि उसको क्या पता चलेगा कौन सी वायर AB, कहाँ की वायर AB, वेयर नो करंट फ्लोज और द डिटेक्टर शोज नो डिफ्लेक्शन। ये तुम्हारा आंसर है। ये लो एक नया आंसर बन गया। ये NCERT वालों को लिखने की जरूरत नहीं है इस आंसर को। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया C। अच्छा, वैसे बुक वाले ने ये पॉइंट दिया, चलो मैं भी उसको दे देती हूँ C, मैं नया पॉइंट नहीं बनाती। तो ये मान लेते पॉइंट C है। इस पॉइंट C पर जैसे ही आप पहुंचे, आपको ये दिख रहा है कि आपके मतलब डिटेक्टर में कोई भी डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिख रहा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। तो आप क्या करते हो, वहां पे एक स्केल लगी हुई होती है, लकड़ी की स्केल ऑलरेडी उस मशीन में लगी हुई रहती है। ठीक है, आप A से C के बीच का डिस्टेंस कितना है आप ये कैलकुलेट कर लेते हो। मतलब आप बेसिकली ये देखते हो कि टर्मिनल A से पॉइंट C तक कितनी दूरी पर आपको नल पॉइंट मिला, कितने डिस्टेंस पे आपको नल पॉइंट मिला। सिमिलरली आप B से C तक भी क्या मेजर कर लेते हो कि आपको दूसरे टर्मिनल से, दूसरे कॉर्नर से आप लोगों को कितने डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिला। ठीक है, बराबर। एंड यूजुअली जो हम वायर यूज करते हैं वो 1 मीटर की यूज करते हैं। और यूजुअली ये जो नल पॉइंट मिलता है, मेरे हिसाब से जब हम लोगों ने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किया था तो हमारी जो टीचर थी उन्होंने बताया 48 या 55.5 ऐसी कुछ मिल जाता था वो। तो अब उतना एक्यूरेटली तो मुझे याद नहीं, बट नल पॉइंट मिलता था, वो उसी रेंज में आता था। तो हम लोग क्या करते थे, बिना एक्सपेरिमेंट के वही वैल्यू उठा के लिख देते थे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रियलिटी में जॉकी को मूव करके देखना चाहिए। होता कैसे है कि यहाँ पे आपको जो भी डिस्टेंस मिल रहा है ये AC, और यहाँ पे आपको जो भी डिस्टेंस मिल रहा है BC, आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो। नियम सादा सिंपल सा है बहुत ही। वो बोलो क्या कि कंडक्टिविटी सेल की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियस है कंडक्टिविटी सेल को हमने यूज ही इसीलिए किया है ताकि हम अननोन क्वांटिटी का क्या कैलकुलेट कर सके, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सके। तो वो जो भी अननोन क्वांटिटी है, उस अननोन क्वांटिटी का जो रेजिस्टेंस है वो AC के प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ AC के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा ये फिजिक्स में सीखोगे तुम, ठीक है, कि क्यों लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो फिजिक्स का काम है। बट कंडक्टिविटी सेल का जो भी उसके अंदर सोल्यूशन भरा गया है, उस सोल्यूशन का जो अननोन रेजिस्टेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, AC के। और जो राइट हैंड साइड में ये आपको एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस रखना है, क्या रखना है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसको फिलहाल अभी बुक वाले ने सिंबल दिया है RX। ये RX किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपके BC के। तो मैं यहां से एक स्टेटमेंट लिख सकती हूँ कि RX इज प्रोपोर्शनल टू BC। ठीक है, और जो आप लोगों का अननोन रेजिस्टेंस है R अननोन इज प्रोपोर्शनल टू AC। दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, तो रेशियो ले लेंगे तो देखो R सोल्यूशन मतलब जिसका ढूंढना है, अपॉन में उसके बोलो क्या आ जाना है, R सोल्यूशन
क्या अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा, देखो चेक करो, आर एक्स अपॉन बी सी आ रहा है और आर सोल्यूशन अपॉन में क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है। ये देखो यही वाली सिचुएशन बन गई है ना, ये ऐसे। और यहां से आपको मैंने क्या कहा, ये आपके कंट्रोल में है, आप क्या रख सकते हो, ए सी और बी सी आप अपनी आंखों से मेजर कर सकते हो कितनी आई है, तो वहां से आपको सोल्यूशन का क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और जैसे उस सोल्यूशन का रेजिस्टेंस मिलेगा तुरंत आप भाग कर जाओगे किसके पास, आप किसके पास भाग कर जाओगे, आप जाओगे तुरंत किस चीज का, सेल, आप जाओगे सेल कांस्टेंट। आपको केसीएल की कंडक्टिविटी पता है, आपने अभी केसीएल का क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, तो आप जैसे ही केसीएल की कंडक्टिविटी और केसीएल के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, सेल कांस्टेंट। आपको क्या मिलेगा, सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी, जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी, जब तक आपने उस पर्टिकुलर सेल को तोड़ा नहीं है, उस कंडक्टिविटी सेल को आपने तोड़ा नहीं है, डैमेज नहीं किया है। अच्छा, ये तो सेल कांस्टेंट निकला हमारा। अब एम ये है कि मान लेते हैं देवेन लेकर आया ये NaCl सोल्यूशन, मैडम इस NaCl सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालने की है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो अभी कंटेनर मुझे यहाँ दिख रहा है ना, इस कंटेनर के अंदर मैं फिर क्या भर दूंगी, KCl को हटाऊंगी, कंटेनर को अच्छे से वॉश करूंगी और फिर NaCl डाल दूंगी। और फिर ये पूरी प्रोसेस, जॉकी को हिलाओ, जॉकी को स्लाइड करो, जहां पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे जीरो करंट हो, वापस से ये पूरी प्रोसेस रिपीट होगी और वापस से आर सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अब जो आर सोल्यूशन आएगा वो आर सोल्यूशन बोलो किसका रहेगा, वो देवेन के लाए हुए सोल्यूशन NaCl का रहेगा, है ना, क्योंकि देवेन को कंडक्टिविटी NaCl की चाहिए। तो फिर हम कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, जो सोल्यूशन देवेन लेकर आया, लेट्स से देवेन NaCl लेकर आया है, तो NaCl की रेजिस्टेंस और ये वाली सेल कांस्टेंट यहां हमने ऊपर बेसिकली पुट कर दी। तो हमें रेजिस्टेंस दो बार निकालनी पड़ती है, पहली एक जिस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो उसके लिए तो निकालना ही पड़ेगा, और दूसरा उस सेल का सेल कांस्टेंट पता करने के लिए केसीएल की भी रेजिस्टेंस निकालनी पड़ती है। तो केसीएल का रेजिस्टेंस हम क्यों निकालते हैं, ताकि हम सेल कांस्टेंट पता कर सकें, और बाकियों का रेजिस्टेंस हम किस लिए निकालते हैं, ताकि हम कंडक्टिविटी पता कर सकें। और एक बार अगर इंसान को कंडक्टिविटी मिल गई है तो उस कंडक्टिविटी की मदद से वो मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकता है। कैसे, हम लोग ये फॉर्मूला ऑलरेडी पहले डिराइव कर चुके हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000 K/C। ये K ऊपर वाला और C मतलब कंसंट्रेशन, मतलब आप जिस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, ये इस तरीके से। तो ये थी तुम लोगों की पूरी कहानी कि हाउ डू यू मेजर द कंडक्टिविटी। खत्म होता है यहाँ पे हम लोगों का, अच्छा चैप्टर, सॉरी यार अभी खत्म नहीं हुआ है, वो ऊपर का एक छोटा सा डेरिवेशन पिद्दी सा वो बाकी है। और आई थिंक फेराडेज लॉ भी मैंने शायद पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने तुम लोगों की जब मॉर्निंग में 5 o'clock की क्लास रहती थी उस तक मैंने फेराडेज लॉ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। तो मैं एक काम करूंगी, फेराडेज लॉ में वापस से पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो जैसा हम लोग वेडनेसडे को नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, कोई इशू नहीं, वो नया चैप्टर हम एक दिन डिले स्टार्ट करेंगे। बट अभी की आज की क्लास का एक पूरा सारांश सुन लो अच्छे से। क्या है, अगर आपको कभी भी किसी भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है तो नाउ मॉडर्न डेज में वो बहुत ही आसान काम है, ठीक है। जिस भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है उसमें कंडक्टोमीटर को डिप करो, पटाख से आंसर आ जाता है। बट पुराने जमाने के अकॉर्डिंग हम लोगों को अगर ये काम करना हो तो करने के लिए हमें 3 चीजों की नीड पड़ती थी। पहला एक व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज, है ना, और दूसरा कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, कुछ नहीं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उनके बीच की खाली जगह होती है। तुम्हें जिस भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है उस कंडक्टिविटी सेल में भरते जाओ, फिर उसी कंडक्टिविटी सेल को हम वहां बाजू में जाकर व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज के साथ चिपका के क्लब करके जोड़ देते हैं, है ना। अच्छा, अब व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज का सीधा सीधा सिद्धांत क्या है, R1/R3 इक्वल टू R2/R4 टाइप का कुछ सिद्धांत है उसका। परंतु वो जो लॉ, वो जो नियम आया वो फिजिक्स का नियम है। उस फिजिक्स के नियम से आंसर्स कैसे आते हैं वो भी आप फिजिक्स में सीखते हो कि आंसर्स कैसे लाए जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ स्टेट बोर्ड वालों ने उसका डायग्राम बना के दिया है कि देखो ऐसे ऐसे आंसर्स निकाले जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्या कि आप वायर AB में अपनी जॉकी, ठीक है, छोटा सा एक पेन के जैसा रहता है, वो सामने से स्लैंट रहता है, चपटा रहता है, उसका वायर के ऊपर घिसाते हो। आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हो जहां पे कोई करंट ना हो, फिर उसकी लेंथ A से कितनी है वो देखते हो और उसका डिस्टेंस B से कितना है वो देखते हो। और बाकी तो मैं पूरा प्रवचन दे चुकी हूँ। इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस 2 बार कैलकुलेट करना पड़ता है, एक बार KCL के लिए और दूसरा
फॉर एग्जाम्पल किसी का मूड है AgNO3 की कंडक्टिविटी निकालने का, तो एक बार AgNO3 के लिए भी रेजिस्टेंस निकालेंगे। KCl का रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाला गया है ताकि उससे हम सेल कांस्टेंट को क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, है ना। अच्छा, अब मान लेते हैं मेरा 5-6 लोगों का, हम लोगों का ग्रुप है। हम लारे को एक कंडक्टोमीटर हमारे टीचर्स यूजुअली देते थे कि इस एक कंडक्टोमीटर पे आप 5-6 लोगों को साथ में काम करना है, लेकिन हमको सोल्यूशन सबका अलग अलग दिया जाता था। मुझे AgNO3, किसी को कोच, किसी को कोच, किसी को कोच, ऐसे अलग अलग। अब होता कैसा था, जो हमारे ग्रुप में सबसे ईमानदार बंदा होता था, हम उसको भेजते थे पहले प्रैक्टिकल करने के लिए, तो जा भाई पहले प्रैक्टिकल कर। इससे होता क्या है, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ईमानदारी से KCl की मदद से सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालता था, कैलकुलेट करता था, और अपना रेजिस्टेंस वापस से एक और बार कैलकुलेट करके चला जाता था, है ना, क्योंकि ये काम हम लोगों ने किया है पुराने जमाने वाला भी। बट उसके बाद जो 2nd, 3rd, 4th, 5th प्राणी जाते थे, वो क्या करते थे बोलो, जिस इंसान ने पहली बार सेल कांस्टेंट निकाल के रखा है उसी सेम सेल कांस्टेंट को हम लोग यूज करते थे। क्यों? क्योंकि मशीन तो हम चेंज नहीं कर रहे ना। हाँ, अगर मैं मशीन चेंज कर दूं कि मैं फर्स्ट मशीन के बदले 2nd मशीन पे काम कर रही हूँ, तो मुझे वापस से सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, भले वो एक ही कंपनी की क्यों ना हो और एक ही मॉडल की क्यों ना हो, फिर भी मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ही मशीन पे काम कर रही हूँ, मेरे से पहले कोई निकाल के गया है सेल कांस्टेंट, तो मैं क्या करती हूँ, उसी के सेम सेल कांस्टेंट को यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली आप कौन सा सोल्यूशन यूज कर रहे हो कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए, सेल कांस्टेंट उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। सेल कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है और वो उसके मरते दम तक उसकी वैल्यू फिक्स रहती है कि जब तक मेरी मशीन खराब नहीं होगी, जब तक तुम मेरे मशीन को तोड़ोगे नहीं, जब तक तुम मेरी मशीन को फोड़ोगे नहीं, ठीक है, तब तक मेरी वैल्यू क्या रहेगी, वैसी की वैसी ही रहेगी। हाँ, अगर तुम मशीन चेंज कर लेते हो, जैसे कि कल तुमने यूज किया था मशीन नंबर 1 को और आज तुम यूज कर रहे हो किसको, आप लोगों का बताओ, किसको, आप लोगों के मशीन नंबर 2 को, तो ऐसे में ऑब्वियस है कि आप लोगों का चेंज हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब सबसे जरूरी चीज, आपने मैडम KCl ही क्यों यूज किया, बल्कि KCl यहाँ नहीं, KCl बहुत सारी जगह यूज होता है, ठीक है। KCl बहुत जगह यूज होता है, वो इसीलिए यूज होता है क्योंकि KCl आप लोगों का वन ऑफ द क्या कहते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट है वो, ठीक है, बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट है, और इससे जो रीडिंग आप लोगों को मिलती है वो रीडिंग एक्यूरेट मिल सकती है मैक्सिमम एक्सटेंट तक, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन तरीके से KCl को यूज करते हैं। पहला, ये बहुत ही क्या होता है, एक स्टेबल आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइट है, बराबर। अच्छा, और साथ ही साथ में ये पानी जो भी मतलब KCl का जो सोल्यूशन बनाते हो, ये काफी लॉन्ग समय तक आप इसको विथस्टैंड करवा सकते हो, मतलब काफी देर तक। ऐसा नहीं है कि तुमने आज KCl बनाया और कल जा रहे हो तो खराब हो गया, लाइक ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। हाँ, बट फिर भी टीचर्स यही सजेस्ट करते हैं कि एवरी टाइम मेक फ्रेश वन सो दैट एक्यूरेट रीडिंग विल बी गिवन टू यू, बट KCl इज वेरी आपका स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट, सो देयरफॉर वी यूज आपका KCl सोल्यूशन। डन। तो यहाँ पे ये पूरे प्रवचन खत्म होते हैं। अब इसमें देखो तुम्हें क्वेश्चन नोट्स क्या क्या लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल, मैं ऑलरेडी मार्किंग करा चुकी हूँ अलॉन्ग विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ डायग्राम। NCERT वाले लोग अपने NCERT का डायग्राम बनाएंगे, है ना, और उनके लिए मार्किंग में ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि जिनको NCERT से लिखने हैं क्वेश्चंस, उनके लिए ग्रुप में वो अपना NCERT के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों को अलग से पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन सेल कांस्टेंट। तो आपको देखो उससे पॉइंट्स लिखने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। जैसे पहला पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, जो मैंने लिखवा कर दिया है अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 2 आपका ये रहा, पॉइंट नंबर 3 ये रहा, बस डन, ठीक है। ये होते हैं आपके 3 पॉइंट। इस तरीके से हम सेल कांस्टेंट निकालते हैं। अगर ये 1 मार्क्स के लिए या फिर अगर ये 2 मार्क्स के लिए आता है, तो अगर यही सेम क्वेश्चन कि सेल कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, यही सेम क्वेश्चन कि सेल कांस्टेंट जाता है, ये 3 मार्क्स के लिए आता है, तो ऐसे में तुम वो 3 पॉइंट लिखकर भाग नहीं सकते। 3 मार्क्स के लिए तुम्हें ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा आंसर जैसा ये टारगेट ने लिख के दिया है ना, सेम टू सेम अपनी कॉपी में, तो 2 बार लिखोगे अपनी नोट्स कॉपी में, एक बार ये वाला आंसर लिखोगे फॉर 3 मार्क्स और एक बार 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए वो वाला लिखोगे। बल्कि 1 मार्क्स के लिए रखो इसको, 2 मार्क्स के लिए भी आता है या 3 मार्क्स के लिए भी आता है, तो भी आपको यही वाला आंसर लिखना है।
1 मार्क के लिए उसको रखना, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन, कितने हो गए अभी तक, टोटल 4 या 5 हो गए। 5वां क्वेश्चन ये कि आप मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अभी उसकी ये स्टेप्स है कि आपको पूरी स्टेप्स समझा कर नहीं देनी है। सबसे पहले बताना सेल कांस्टेंट निकालेंगे, उससे हम कंडक्टिविटी निकालेंगे और फिर मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। ये आपका नेक्स्ट सवाल। अच्छा, ये 3 मार्क्स के लिए। बट अगर मान लेते हैं अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा, आपको ये वाली जो पूरी स्टेप है ना, ये वाली जो ऊपर की, पहले आपको क्या लिखना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है, आपको क्वेश्चन नंबर 36 लिखना होगा पूरा का पूरा, प्लस फिर आपको ये पॉइंट नंबर 2 प्लस पॉइंट नंबर 3 फिर लिखना है। मतलब इसको ना लिखते हुए फिर अगर ये 4 मार्क्स के लिए आता है तो तुम्हें क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं। अगर 3 मार्क्स के लिए आया मैडम तो हम इतना लिखेंगे, 4 मार्क्स के लिए आया तो इतना लिखेंगे। कॉपी में बराबर नोट्स होने चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम पे अगर मैं ये चीज छोड़ दूं कि तुम अपने दिमाग में स्टोर रखोगे और फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के दिन तक याद रखोगे कि अच्छा 4 मार्क के लिए कितना लिखना है, 3 के लिए कितना लिखना है, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। इसीलिए पूरे एक एक चीजें तुम्हारी कॉपी में होनी चाहिए। ये मैं ऑलरेडी बुक में मार्क करा चुकी हूँ, तो इसको यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं, बट अगर कोई यहाँ से लिखना चाहता है तो लिख सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन उसको और अच्छे से ध्यान में रखना है, वो ये याद रखना है, जो यहाँ पे मैंने बीच में एक छोटी सी मार्किंग कराई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेटिनम ब्लैक इन कंडक्टिविटी सेल। ये क्वेश्चन बनाओगे और उसका आंसर लिखोगे इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा हाउ विल यू अचीव या हाउ विल यू मेक योर प्लेटिनम प्लेट प्लेटिनाइज्ड। तो उसको लिखोगे बाय इलेक्ट्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लेटानिक एसिड। और क्लोरोप्लेटानिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना जिन लोगों को थोड़ा सा भी बोर्ड्स लेवल के ऊपर काम करना है, तो क्योंकि उसमें हो सकता है एमएसटी सीटी वगैरह के एग्जाम्स में या सीटी के रिलेटेड एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सके। हो सकता है कल को तुमसे इसी पर्टिकुलर प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले कि बताइए कंडक्टिविटी सेल में जिस केमिकल को हम यूज करते हैं प्लेटिनाइज ब्लैक के तौर पे, वहां पे प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये पता होना चाहिए था, ठीक है। बाकी क्लोरोप्लेटानिक एसिड नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स ऑल। अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वही छुटका सा डेरिवेशन रहेगा और साथ में फेराडे के लॉ रहेंगे, तो 1-2 दिन और लग जाएगा क्योंकि फेराडे के 2 लॉ है, फेराडे फर्स्ट लॉ एंड फेराडे सेकेंड लॉ। अब देखते हैं इस साल अगर तुम्हारी बुक वाले ने कुछ काटा नहीं होगा तो, ठीक है। फिलहाल अभी इसको यहाँ हुआ करते हैं।